हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस। ये टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, और ये वीडियो के एंड होने तक आप लोग ग्लाइकोलिसिस को समझकर पूरी तरह से दिमाग में फिट कर लेंगे। ये मेरा विश्वास है आपसे। आप लोग को आगे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। ऐसे भागना नहीं है, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से कभी वहाँ से जंप करने से कुछ नहीं होगा। एक टीचर पे स्टिक करो और चलो। तो पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो पहला वर्ड है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में दो वर्ड है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस दो चीज़ से बना हुआ है। पहला वर्ड है ग्लाइको, सेकेंड वर्ड है लाइसिस। अब डेफिनेटली लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन और दूसरा का ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने वाले, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब मेरे को एक बेसिक सी चीज़ बताओ, ये तुम्हारा सेल है। सेल क्या करता है, फूड ग्लूकोज को लेगा और उसको ब्रेक करेगा और उसमें से क्या निकालेगा, एटीपी, एनर्जी। अब ये ग्लूकोज को सेल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर सकता है या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है। तो इसीलिए जो रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन, दो टाइप का होगा। पहला कौन सा, एरोबिक। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होगा ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। और दूसरा कौन सा है, एनएरोबिक, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर। इसमें कोई डाउट है नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अभी मैंने बात किया ग्लूकोज और ब्रेकडाउन, ठीक है। पहले तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, उसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है बेसिकली, ठीक है। अब ईएमपी का मतलब क्या है, देखो तीन साइंटिस्ट थे, गस्टाव एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ और जे परनास। ये तीनों साइंटिस्ट के जो लास्ट नेम है ना, उसका पहला लेटर ईएमपी, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए, मतलब उसको फुल फॉर्म में बोला जाए तो एम्बेडेन, मेयरहॉफ और परनास, ये तीनों साइंटिस्ट के जो नाम है उनका पहला लेटर, ठीक है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो प्रोसेस है ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है और एरोबिक में भी होता है। बट एरोबिक में क्रेब साइकिल भी होता है, ईटीसी भी होता है। बट जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, उसमें क्रेब साइकिल नहीं होता, ना तो उसमें ईटीसी होता है। क्यों, क्योंकि क्रेब साइकिल और ईटीसी होने के लिए आपको एरोबिक रेस्पिरेशन होना पड़ेगा, एनारोबिक से काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो ग्लाइकोलिसिस है इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन में नहीं टूटता, उसके जो 6 कार्बन है पूरी तरह से नहीं टूटते, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये इट इज़ द ओनली प्रोसेस विच अकर इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद वाला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको पता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस की बात करें, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। देखेंगे हम लोग क्या है, ठीक है। वंस अगेन स्टार्टिंग, ठीक है। मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। वापस से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है यार। सो मैं कहाँ पे था, ग्लाइकोलिसिस पे था। मैं शुरू कर रहा हूँ स्टेप्स को, ठीक है। तो पहले हम लोग को लेना है ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। अब ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एटीपी को ऐड कर रहे हैं, एटीपी अंदर डाल रहे हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर आप ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज को ब्रेक करने वाले थे और उसमें से एनर्जी निकालने वाले थे, तो आप यहाँ पर एटीपी खुद खर्च क्यों कर रहे हो, ग्लूकोज के अंदर क्यों डाल रहे हो। इसका मतलब है एटीपी अंदर ऐड हो रहा है और एडीपी बाहर आ रहा है, एक फॉस्फेट अंदर रहेगा। तो मैं उसका सिंपल सा आंसर ये दूंगा कि जब भी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने से पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एटीपी थोड़ा सा खर्च कर रहे हैं, इसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। तो जब ये चढ़ेगा इसको ढकेल देंगे और बहुत सारा एटीपी अंदर से निकाल लेंगे, टेंशन मत लो। एटीपी डाल दिया और ये जो पहला स्टेप है इसमें एटीपी खर्च हो रहा है। जब भी एटीपी ऐड करते हैं उस स्टेप को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन। और इस स्टेप में जो एंजाइम यूज़ होगा उसका नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। अब जब भी एटीपी यूज़ होता है तो एक वर्ड आएगा काइनेज, ये आप लोग माइंड कर लो, एक ट्रिक है मतलब मेरी तरफ से। और हेक्सो का मतलब क्या है, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सो, और काइनेज क्यों, एटीपी इन्वॉल्व है इसलिए काइनेज। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं स्टेप को। क्यों, एटीपी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। अब ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप चिपक गया, इसीलिए देखो ना, एक ट्राइफॉस्फेट आया था और डाइफॉस्फेट बाहर गया, तो एक फॉस्फेट अंदर ही रह गया। तो ग्लूकोज के 6th कार्बन पे फॉस्फेट चिपक गया, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब इसको आइसोमराइज करना है, ये एंजाइम है आइसोमरेज। ग्लूकोज से हम लोग क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर हैं,
दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना ही क्यों है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम लोग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज, ठीक है। बट हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, रट्टा नहीं मारना है, मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा आपको, लिटरल मीनिंग समझाऊंगा। देखो ये स्ट्रक्चर देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6। तो 6th पोजीशन पे हम लोग ने एक फॉस्फेट चिपका दिया। अब ग्लूकोज 6 से हम लोग क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज 6। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया, यानी 6th पोजीशन पे फॉस्फेट चिपका दिया, ठीक है। अब हम लोग ने इसमें कन्वर्ट क्यों किया, इसके पास एक ही कार्बन फ्री था जिस पे हम लोग ने फॉस्फोरस चिपका दिया, यानी एटीपी लगा दिया। इसके पास कोई और कार्बन नहीं है जिस पे हम लोग वापस से एटीपी लगा पाए। हमको वापस एटीपी क्यों लगाना है, वही सेम बिजनेस शुरू करने से पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो हमको एक और एटीपी चिपकाना है बट कहीं पे जगह नहीं है इसके पास। बट वहीं पे फ्रक्टोज के पास फर्स्ट कार्बन खाली है और 6th खाली है। तो 6th खाली था उस पर, यानी ये 6th वाला फॉस्फेट चिपका हुआ है, बट इसके पास फर्स्ट पोजीशन भी खाली है। तो हम लोग एक और बार एटीपी चिपका सकते हैं इसके ऊपर। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, कोई डाउट? फ्रक्टोज के पास 2 कार्बन खाली थे, ग्लूकोज के पास 1 कार्बन खाली था। तो 1 कार्बन खाली था इसलिए उस पर फॉस्फेट चिपका दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी 6th पोजीशन पे एक फॉस्फेट रहेगा। बट इसका फर्स्ट पोजीशन जो है कार्बन का वो खाली है, वहाँ पे एक और फॉस्फेट चिपकाया जा सकता है। क्यों चिपकाना है, सेम बिजनेस के लिए हमको पैसा लगाना है थोड़ा सा, ताकि हम लोग को और एटीपी बाद में मिले। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हम लोग वापस से एक बार एटीपी ऐड करेंगे। तो अब एटीपी ऐड करेंगे तो वर्ड क्या आएगा, काइनेस। और फॉस्फोफ्रक्टोज है इसलिए फॉस्फोफ्रक्टो, फ्रक्टोज है ना जो भी है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसलिए फॉस्फोफ्रक्टो, और एनर्जी एटीपी यूज हो रहा है इसलिए काइनेस। क्लियर? थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बन गया फर्स्ट पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे फॉस्फोरस चिपक गया है इसलिए बायफॉस्फेट। इसको हम लोग एल्डोलेस डाल के बीच में से तोड़ेंगे। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्डोलेस नाम का एंजाइम से इसको बीच में से तोड़ रहे हैं। इसके 2 टुकड़े होंगे, 3 कार्बन का इधर, 3 कार्बन का इधर, ठीक है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन रहा है जिसको DHAP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DHAP। अब ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये कभी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कभी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं क्या मानूंगा अभी से, ये राम और ये श्याम। तो जो कुछ इसके साथ हो रहा है वही इसके साथ भी होगा। अगर इसको मारेंगे तो इसको भी चोट लगेगा, वो पिक्चर देखा ना आपने, जुड़वा वुड़वा। तो इसको मारेंगे तो इसको भी लगेगा, इसको कुछ करेंगे तो इसको भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसके साथ हो रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। वही इसके साथ भी हो रहा है तो अलग से इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय हम लोग 2 यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक बेसिक बताना चाहूँगा। बेसिक ये है कि जब भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनता है, कीटोन, अल्डिहाइड। और इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनता है, एसिड। एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका उल्टा आप रिड्यूस करोगे तो उल्टा बनते जाएगा, ठीक है। तो बेसिक आप लोग याद रखो। तो अब हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। अब देखो ग्लूकोज जो खाना है उसको तोड़ रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं उसको। बट जो ग्लाइकोलिसिस है ये एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है। अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। बट जहाँ तक हमको पता है कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी होता है और एनारोब्स में भी होता है। तो इसलिए इस प्रोसेस में ऑक्सीजन तो यूज़ नहीं होगा कहीं पे भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होगा ग्लाइकोलिसिस में। बट अब हमको ऑक्सीडेशन करना है बट ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकते। तो दूसरा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, बचपन में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन का दूसरा डेफिनेशन है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग इसमें ऑक्सीजन ऐड तो नहीं कर पाएंगे, ये प्रोसेस में कहीं पे भी ऑक्सीजन ऐड नहीं होता ग्लाइकोलिसिस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेंगे, तो भी ऑक्सीडेशन ही हुआ ना। तो अब देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, रिड्यूस को एंजाइम NAD+ आया, इसमें से हाइड्रोजन को चुराया तो NADH+H+ हो गया। जनरली लोग इसको NADH2 लिखते हैं बट इसको करेक्ट लिखने का तरीका ये है NADH+H+, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसिड में। मैंने पहले ही बताया था अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड में कन्वर्ट होगा। ये तुम्हारा अल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज किया हाइड्रोजन निकाल के तो क्या बन गया, अल्डिहाइड से एसिड बन गया। कौन सा एसिड बना, फॉस्फेट
और ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बाय फॉस्फेट कहाँ से आ गया, एक फॉस्फेट पहले से ही था, एक फॉस्फेट ऐड किया, इसलिए 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर, कोई डाउट? अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो एसिड मिल गई। क्लियर। अब मैंने हर चीज़ के आगे 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसके भी। क्यों? जुड़वा पिक्चर, सेम कंसेप्ट। ठीक है। अब जो अगला स्टेप है उसमें जो भी हम लोग ने इतना मेहनत किया है, गधा मजदूरी किया है, ठीक है, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से हम लोग क्या करेंगे, 2 इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली हम लोग को एटीपी चाहिए था, तो वो एटीपी को हम लोग इस प्रोसेस में निकाल लेंगे। दिख रहा है 2-2। तो 7th स्टेप है आपका, इसमें से हम लोग ने क्या निकाला, एटीपी निकाल लिया। अब मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया, यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा डिहाइड्रोजिनेज होगा। क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। मैंने क्या बोला था, जब भी एटीपी इन्वॉल्व होगा कहीं पे भी आएगा तो काइनेज वर्ड यूज़ होगा, और फॉस्फोग्लिसरेट है या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसलिए फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर। अब ये जो अगला स्टेप है ये उतना खास नहीं है, इसमें खाली आइसोमराइज हो रहा है। ठीक है, म्यूटेज एंजाइम इसमें यूज़ होगा। आइसोमराइज क्या हो रहा है, मतलब देखो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, वो कन्वर्ट हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, तो ये इसमें आइसोमराइज हो गया, और जो एंजाइम यूज़ हुआ उसका नाम क्या है, म्यूटेज। तो इस स्टेप में जो एंजाइम यूज़ हुआ उसका नाम है म्यूटेज। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप में 2 फॉस्फोग्लिसरेट है या 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल दो, उसमें से वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा यूज़ उसका नाम है इनोलेज। क्या नाम है उसका, इनोलेज। यहाँ तक कोई डाउट है? ये इजी स्टेप है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, एंजाइम का नाम है म्यूटेज। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से वाटर निकल गया, एनोलेज हो गया, एनोलेज के प्रेजेंस में, और बन गया 2 फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में पैप बोलते हैं, पैप, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। क्लियर, कोई डाउट? और ये लास्ट स्टेप है, इसमें से भी हमको एटीपी निकालना है, तो एडीपी आएगा, एटीपी निकल जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा वो है पायरुविक एसिड या पायरुवेट। क्लियर, कोई डाउट? तो 2 एटीपी यहाँ पे निकला, 2 एटीपी यहाँ पे निकला। टोटल कितना एटीपी निकला? टोटल निकला 4 एटीपी। टोटल 4 एटीपी निकला ग्लाइकोलिसिस में, और 2 एटीपी हम लोग ने बिजनेस में यूज़ कर लिया, है कि नहीं? 2 एटीपी हम लोग ने बिजनेस में यूज़ किया, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 एटीपी हमको ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन हुआ। क्या हुआ? नेट गेन। कितना एटीपी हुआ ग्लाइकोलिसिस में? 2। अब ये पूरा ग्लाइकोलिसिस सिर्फ 2 एटीपी निकालने के लिए नहीं हो रहा है, साथ में यहाँ पे क्या बना है, 2 NADH भी तो बना है। तो अगर अब देखो पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर कंडीशन एरोबिक रही तो आगे जाके क्रेब्स साइकिल होगा, और आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। अगर एनारोबिक कंडीशन रही, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, जो कि बैक्टीरियाज में होता है, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। क्लियर। सो ये जो पायरुविक एसिड है, अगर इसके बाद कंडीशन ऑक्सीडेशन वाली रही, ठीक है, तो ये जो 2 NADH2 दिख रहा है आपको, 2 NADH2, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, और एक NADH2 से हमको कितना एटीपी मिलेगा, 3 एटीपी मिलेगा। तो 2 NADH2 से कितना एटीपी मिल जाएगा, 6 एटीपी। तो 6 एटीपी और मिल जाएगा। तो टोटल ग्लाइकोलिसिस से कितना एटीपी मिला, अगर कंडीशन एरोबिक रही, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, बट अगर कंडीशन एरोबिक ना रही, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे रुक जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, और कोई भी एटीपी यहाँ नहीं निकलेगा। अगर कंडीशन एरोबिक रही तो आपको कितना एटीपी मिलेगा ग्लाइकोलिसिस से, 8 एटीपी। 2 डायरेक्टली मिलेगा और 6 इनडायरेक्टली मिलेगा। क्लियर है? आपसे पूछेगा अगर कंडीशन एरोबिक है तो ग्लाइकोलिसिस से कितना एटीपी मिलता है टोटल, तो आप लिखोगे 8 एटीपी। अगर लिखेगा कंडीशन एनारोबिक है तो आपको ग्लाइकोलिसिस से कितना एटीपी मिलेगा, तो आप लिखोगे 2 एटीपी। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो को आप अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए।